चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्जिलेट, राइट। एक आध लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट का फार्मूला क्या होता है? ऑक्जिलिक एसिड यानी क्या फार्मूला होता है? आइडिया किसी को? COOH होल्ड वाइज। ठीक है, ऑक्जिलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। ये ऑक्जिलिक एसिड का फार्मूला है। इसमें से 2H को हटा दीजिए, 2H को हटाएंगे तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। इसे हम कहते हैं ऑक्जिलेट आयन। इसके साथ किसी मेटल को अटैच कर दीजिए तो उसे हम कहेंगे मेटल ऑक्जिलेट। ऐसे मेटल को अटैच कर दें, इसका फार्मूला हो जाएगा ऑक्जिलेट आयन का C2O4 इतने माइनस 2 माइनस, ये ऑक्जिलेट आयन है। अब ऑक्जिलेट आयन में किसी मेटल को अटैच कर दीजिए, जैसे मेटल ऑक्जिलेट ले लें हम। मेटल ऑक्जिलेट दो तरीके से डिकम्पोज हो सकता है। पहले तो मेटल कार्बोनेट बनाएगा। मेटल कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन होते हैं, साथ में CO गैस बाहर निकालेगा। अब ये मेटल कार्बोनेट डिकम्पोजेस फर्दर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, यानी दोनों काम हो सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर M2C2O4 ले लें, M2C2O4, यहाँ पर M क्या है? M इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रोवेडियम और सीजियम, अल्कली मेटल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं अल्कली मेटल को ले लेते हैं तो इसको हीट करने पर क्या मिलता है? मेटल कार्बोनेट मेनली प्लस CO2, मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 मेनली ये मिलता है। लेकिन अगर हम लिथियम कार्बोनेट ले लें, लिथियम ऑक्जिलेट ले लें, Li2C2O4 ले लें, तो Li2C2O4 ले लें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हीट करने पर ये जो कार्बोनेट बनेगा, कार्बोनेट वापस से डिकम्पोज हो जाता है। किसमें? लिथियम ऑक्साइड में, और CO2 में वापस डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर? सिमिलरली ये वाली जो रिएक्शन लिथियम के साथ होती है, सिमिलरली ये दूसरे कुछ और एलिमेंट भी हैं। सिमिलरली फॉर बेटा मांगे, मालूम याद है ना? कराया था ही नहीं कराया था? B प्लस Mg+2 बैगन आलू मांग लिए, Al+3, इसके लिए भी सेम यही ऑर्डर होता है। अब इसमें सर फर्स्ट केस में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलनी चाहिए ना? एक सेकंड। हाँ भाई, तो यहाँ पर कहाँ पर क्या आ जाएगा? सर जब अल्कलाई मेटल के साथ अपन ने किया, हाँ तो उसमें ऑक्साइड आएगा ना? हाँ, राइट, बिल्कुल। यहाँ पर CO आएगा, करेक्ट, सही बोल रहा है, वो गलत लिखा गया। यहाँ पर आएगा CO, ये CO है। क्लियर? अब इसमें देखिए, और जैसे अगर हम कैल्शियम ऑक्जिलेट ले लें, कैल्शियम ऑक्जिलेट का फार्मूला CaC2O4, इसको हीट करिए तो हीट करने पर पहले मिलेगा CaCO3 प्लस CO, लेकिन CaCO3 है, ये मालूम है अनस्टेबल है, थर्मल स्टेबिलिटी कम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली SnC2O4
और आपको कुछ नहीं करना, डेली आप इसको जब भी टाइम मिले इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। AbSNO प्लस थोड़ा बहुत CO भी निकलेगा, थोड़ा बहुत CO2 भी निकलेगा। ठीक वैसे ही आयरन ऑक्जेलेट ले लीजिए FeC2O4, इसको भी हीट करेंगे तो FeO प्लस यहाँ पर भी CO भी निकलेगा और साथ में CO2 गैस भी निकलेगी, क्योंकि 100% डिकम्पोजिशन होने वाला यहाँ पर नहीं है। यहीं पर सिल्वर और मर्क्यूरी का ले लीजिए, तो सिल्वर और मर्क्यूरी ये मेटलर्जी में हम देखेंगे, सिल्वर, मर्क्यूरी, प्लेटिनम और गोल्ड, इनके सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर डायरेक्ट मेटल में रेसिड्यू में कन्वर्ट, मेटालिक रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड बनने के बाद मेटल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और CO और CO2 तो निकलना ही निकलना है। यानी 3 टाइप के यहाँ पर गैसेस निकल रही हैं। अब O2 और CO वापस से आगे रिएक्शन करके CO2 बना लेंगे। इसी तरीके से मर्क्यूरिक ऑक्जेलेट Hg2C2O4 AB हीटिंग पर ये दे देगा Hg प्लस CO2 फाइनली, क्योंकि CO मिलेगा, O2 मिलेगा और C और O2 आपस में रिएक्शन करके फाइनली CO2 बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्जेलेट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्जेलेट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हम, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। एस ब्लॉक में 11th के सेक्शन में है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अब ऑक्साइड यानी क्या होता है, तो यहां ध्यान देंगे, ऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज हो। परऑक्साइड का मीनिंग क्या है, परऑक्साइड का मीनिंग है कि 2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस हो। और सुपर ऑक्साइड का मीनिंग क्या है, O2 पर 1 माइनस हो। अब जैसे अगर हम अल्कली मेटल के साथ बनाएं, फार्मूले बनाएं, तो लिथियम पर 1 प्लस होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो फार्मूला यहाँ पर बनेगा Li2O। लिथियम सिर्फ ऑक्साइड ही बनाता है। पोटेशियम साथ में, पोटेशियम ऑक्साइड तो बनाएगा, साथ में परऑक्साइड ही फॉर्म करता है, तो Na पर 1 प्लस और O2 पर कितने माइनस, 2 माइनस। 2 को यहाँ लिख दीजिए, 1 को यहाँ लिखिए। बचपन में हमने फार्मूले बनाने काफी सीखे हैं, तो ये बन गया परऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, तो इन पर 1 प्लस ही होता है, O2 पर 1 माइनस। तो फार्मूला क्या बनेगा, AO2, RbO2 और CsO2, ये हो गया। तो जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड यानी नॉर्मल ऑक्साइड हो गया। अब नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कंटेंट जितनी चाहिए उतना ही है, परऑक्साइड में थोड़ा कंटेंट ज्यादा है, सुपर ऑक्साइड में थोड़ा और ज्यादा है। आप ध्यान दें थर्मल स्टेबिलिटी को हमें कैसे देखना है, तो थर्मल स्टेबिलिटी में जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड कौन सा है हमारा, मोनो एटॉमिक एनायन है, ये मोनो एटॉमिक एनायन। और मोनो एटॉमिक एनायन के लिए हमने क्या देखा था, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और जो O2 पर 2 माइनस है या O2 पर 1 माइनस है, यानी परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इसमें एक एनायन में एक से ज्यादा एटम है, तो ये केस बन गया हमारा पॉली एटॉमिक एनायन का। पॉली एटॉमिक एनायन, और पॉली एटॉमिक एनायन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है पोलराइजिंग पावर। तो मुझे बताइए ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पर यानी साइज पर डिपेंड करती है। ओके, तो सबसे पहले तो हम तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखें कि ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल नॉर्मल ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, ES ब्लॉक में 11th के सिलेबस में है। उससे कम स्टेबल कौन है, परऑक्साइड, और परऑक्साइड से भी कम स्टेबल कौन है, सुपर ऑक्साइड। राइट, अब जैसे
ये तो तीनों की आपस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अब यहीं पर एक चीज और ध्यान दें, यहीं पर एक चीज और साथ में हम ध्यान दें कि जैसे अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड, पहले तो यहाँ देखिए जो नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड कौन बना रहा है? नॉर्मल ऑक्साइड तो सभी बनाते हैं, सभी का मतलब क्या है? लिथियम से लेकर के कहां तक? सीजियम तक। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम से लेकर के कहां तक? बेरियम तक सभी बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड के बाद आता है पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड कौन बनाता है? लिथियम नहीं बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाता है। और सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है? सुपर ऑक्साइड पोटेशियम से लेकर के कहां पोटेशियम तक? से सीजियम सीजियम तक क्या बनते हैं? सुपर ऑक्साइड बनते हैं। पेरोक्साइड। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन बनाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल में पर ऑक्साइड कौन बनाता है? मैग्नीशियम के बाद आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम से लेकर के, कैल्शियम से लेकर के बेरियम तक। तो नॉर्मल ऑक्साइड मेनली यहाँ पर, मेनली नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाता है? जैसे यहाँ एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम बनाता है, तो यहाँ पर मेनली कौन बनाता है? बेरिलियम और मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। तो बनाने को सभी बनाते हैं, यूं तो बनाने को सभी बनाते हैं। तो अगर हम एलिमेंट वाइज बात करें तो एलिमेंट वाइज में देखिए कि लिथियम कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। ओके। सोडियम दोनों ऑक्साइड बनाएगा, कौन कौन सा? नॉर्मल भी बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है, साथ में पर ऑक्साइड भी बनाता है। तीसरा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल भी बनाता है और पर ऑक्साइड भी बनाता है और साथ में सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। अब ऐसा क्यों बनाते हैं? ये रीजन एस ब्लॉक में ही पढ़ोगे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं पढ़ना अपने को, वो कॉन्सेप्ट एस ब्लॉक में ही हम पढ़ेंगे, सेकंड वॉल्यूम एनसीईआरटी। इसी तरीके से जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, बेरिलियम और मैग्नीशियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? BOMgO। कैसे? ऊपर 2 माइनस और बी या एम पर 2 प्लस, दो से 2 कैंसिल हो गए, फार्मूला बन जाएगा। लेकिन उसके आगे के एलिमेंट कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, इस नॉर्मल और नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हो, साथ में पर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो नॉर्मल ऑक्साइड जैसे कि नॉर्मल जैसे CO, SRO और BaO, ये तो हो गए हमारे नॉर्मल ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड में जैसे BaO2, बेरियम पर ऑक्साइड, इसका यूज कहाँ करते हैं? H2O2 की प्रिपरेशन में करते हैं। H2O2 हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, ये 11th के सिलेबस में है। ठीक है। अब यहीं पर देखिएगा और आगे, नॉर्मल ऑक्साइड को अगर हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो क्या होता है? नॉर्मल ऑक्साइड को अगर हम डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है? अल्कलाइन, अल्कली मेटल में देखिए, अल्कली मेटल में जो नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला क्या रहेगा? M2O। ये हो गया हमारा नॉर्मल ऑक्साइड। पर ऑक्साइड यानी M2O2, ये पर ऑक्साइड है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तीसरा सुपर ऑक्साइड यानी MO2, सुपर ऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर मतलब एक HOH ले लीजिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसमें अगर हम वाटर ऐड करें, अब वाटर ऐड करें तो यहाँ वापस से हमें 2 कंडीशन मिलेंगी। वाटर ऐड करा, कोल्ड कंडीशन या हॉट कंडीशन। अगर कोल्ड लोगे तो कोल्ड लेने पर मिलेगा 2MOH प्लस, साथ में मिलेगा H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज मालूम है? बालों में यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए H2O2, लेकिन अगर हम हॉट लेते हैं तो हॉट लेने पर क्या होता है? जो H2O2 है, H2O2 वापस से H2O और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। सुपर ऑक्साइड की भी 2 कहानी, कोल्ड में और हॉट में। ठीक है, ठंडा गर्म दोनों ही खाएगा ये। कोल्ड में क्या बनाएगा? कोल्ड बनाएगा MOH प्लस H2O2, साथ में O2 भी मिलेगा यहाँ पर,
बैलेंस करके आप चेक कर सकते हो। मैं एस ब्लॉक में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बनाता है MOH प्लस H2O। क्यों? क्योंकि H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा प्लस O2। तो यहाँ पर देखिए O2 रिलीज करता है, O2 रिलीज करता है, देयरफॉर KO2 यानी KO2 जैसे कि सुपर ऑक्साइड, इनका यूज कहाँ करते हैं? सुपर ऑक्साइड इज यूज कहाँ पर? इन सबमरीन। सबमरीन में कहाँ पर? जहां पर हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में क्या भरा होता है? KO2 भरा होता है। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या भरा होता है बच्चों? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन सिलेंडर में KO2 भरा हुआ है। CO2 KO2 में जैसे ही पानी की रिएक्शन होगी, पानी की रिएक्शन होगी तो KOH मिलेगा, साथ में O2 निकलेगी। O2 को हम इनहेल कर लेंगे, हम तो इनहेल कर लेंगे। और जो हम CO2 डालेंगे, CO2 हम बाहर निकालेंगे। और CO2 क्या है? एसिडिक है। CO2 एसिडिक है और KOH क्या है? अल्कलाइन है। KOH अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन अल्कली एसिड की जब रिएक्शन होगी तो मिल जाएगा K2CO। तो सबको समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो। हाँ सर। प्रसाद बाबा। हाँ सर। तो ये बन गया पोटेशियम कार्बोनेट, राइट। तो क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं, एक तरफ हमें O2 मिल गई और साथ में जो CO2 हमने निकाली वो सिलेंडर में KOH में डिसॉल्व होकर के उसने पोटेशियम कार्बोनेट बना लिया। ये कहानी आप वापस से पढ़ोगे कहां पर? एस ब्लॉक 11th में। आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाली वापस हाँ, कल दिखा मोस्टली ये दीजिए। चैप्टर क्लोज हो जाएगा। किसकी क्या बताना है? हो गया सर, देख लिया। देख लिया? ठीक ठीक, नोट करते जाओ, ध्यान रखना। हम यहाँ सत्संग या प्रवचन नहीं सुन रहे हैं। ये प्रवचन सुन कोई काम का नहीं। आपका लेक्चर वेस्टेज, टोटल टोटल वेस्ट है, कोई काम का नहीं है। कॉपी पेन साथ में रखो और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अपन कर रहे हैं उसको लिखो, दिमाग में चढ़ेंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को, ये दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। ठीक है ना? 11 की 2 साल है तुम्हारे लिए फ्यूचर बनाने और बर्बाद करने के लिए, बाकी तो जिंदगी पड़ी है ऐश करने के लिए। 2 साल अपने आप को झोंक दो, या तो अभी हंस लो जिंदगी भर रो, या अभी रो लो जिंदगी भर हंसो। ठीक है ना? ये तुम्हारे हाथ में है। ये मालूम है, कुत्ता जब हड्डी खाता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? जब वो कुत्ता हड्डी खाता है तो क्या होता है? उसके जबड़े होते हैं, जबड़ों में से ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि हड्डी से रगड़ रगड़ के ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसको लगता है हड्डी में से ब्लड निकल रहा है, उसको हड्डी को और चबाता है और ब्लड निकलता है। देखते हो क्या रहा है? उसको लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? एक्चुअल में तकलीफ झेल रहा है। कुछ तकलीफें अभी की, कुछ तकलीफें बाद में आपको हंसाएंगी, या अभी हंस लो तो बाद में रुलाएंगी। 12th ध्यान रखना, आप लोगों के पास सिर्फ सिर्फ कितने दिन बचे हैं? 113 डेज, 90 चैप्टर, 113 दिन। अब आप काउंट कर लीजिए आपके कितने चैप्टर तैयार हैं, उन चैप्टर को तैयार करने में हमें और कितना टाइम लगेगा। जिंदगी पड़ी है, ध्यान रखना, घूमने फिरने खेलने के लिए, लेकिन इसके बाद ये समय निकल गया, दोबारा ये समय नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें IIT के लिए ज्यादा अटेम्प्ट्स आपके पास नहीं है और नौकरी की वैसी मारा मारी है। अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना। आगे बढ़े। तो यहां पर देखिए ऑक्साइड के केस में तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहां पर देखिए, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमें कैसे देखना है वो हम देख ही चुके हैं पहले। अब इसे मुझे बताइए, मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। KO2 में H2O2 नहीं रिलीज होती? H2O2 हाई टेम्परेचर पर रिलीज नहीं होगी, तुरंत वो डिकम्पोज हो जाएगा, तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और रूबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड,
इसे मुझे बताइए, इसे मुझे बताइए किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा? लिथियम। लिथियम की सर ज्यादा। फर्स्ट सेकंड थर्ड। लिथियम की ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। सर आप म्यूट हो। हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखिए लिथियम ऑक्साइड की ज्यादा। क्यों, क्या देखना हमें, क्या देखना हमें? सारे के सारे कौन से हैं? लैक्टाइज। सारे के सारे कौन से, जल्दी बताओ। प्रीडोमिनेंटली आयनिक, सारे के सारे NH। आयनिक है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक। अगर आयनिक है तो फिर हम क्या देखेंगे? आयनिक में क्या देखते हैं यहाँ पर? और मोनो एटोमिक है, मोनो एटोमिक, डाइस एनर्जी हाँ और मोनो एटोमिक रेडियस। आयन, मोनो एटोमिक लैक्टाइज आयन। और सारे के सारे आयनिक हैं। आयनिक का मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलकर के बना हुआ है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो समझ गए आप। या थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मेटल और ऑक्सीजन में ब्रेक करना। इसी तरीके से बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रांसियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। अब मुझे बताइए जल्दी से, इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? वही सेम रीजन, वही सेम रीजन। ये तो प्रीडोमिनेंटली कौन सा है? कोवेलेंट है। और बाकी कोवेलेंट कोवेलेंट वाले की थर्मल आयनिक। स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और बाकी क्या है? प्रीडोमिनेंटली आयनिक है। वो आयनिक वालों की कम होती है। वो आयनिक वाले कम होती है, तो आयनिक में भी हम क्या देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट में हमें क्या देखना है? देखना ही नहीं कुछ भी, हमें मालूम है उनकी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। लिथियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड दोनों की कंपेयर करें तो आपको मालूम है लिथियम ऑक्साइड आयनिक है और बेरिलियम आयनिक है। ऑक्साइड कोवेलेंट है। और पहले से हमें पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ रखा है कि कोवेलेंट वाले की ज्यादा होती है। और देखिए सुपर ऑक्साइड ले लें, पर ऑक्साइड ले लें, Na2O2, K2O2, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये पर ऑक्साइड है, सीजियम। अब मुझे बताइए पर ऑक्साइड यानी पॉली एटोमिक है। पॉली एटोमिक एनाइन के केस में, पॉली एटोमिक एनाइन के केस में क्या लगाते हैं हम? थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर साइज कम होने पर बढ़ती है, साइज कम होने पर बढ़ेगी। और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी यानी साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कम होगी। ओके, और पोलराइजिंग पावर कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इनकी बढ़ेगी। इसी तरीके से सुपर ऑक्साइड में देखिए, पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड इन दोनों का ऑर्डर एकदम डिफरेंट आ रहा है। RbO2 और CsO2 इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? फजान रूल के कम अकॉर्डिंग कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा कैटायन का पोलराइजिंग साइज। पावर उतनी कम होती जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब यहाँ ध्यान दें, हाँ ध्यान दें कि अगर हमने कोई मेटल लिया है, जैसे सपोज कीजिए हमने पोटेशियम लिया है, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तो पहले तो क्या बनाएगा? वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर आप मतलब पहले तो खाना खा लेगा भर पेट, लेकिन आप बोलो नहीं एक पूरी और लो, ठीक है खा लेगा, और खाएगा तो क्या बनाएगा? K2O2 यानी पर ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन तुमने बोला नहीं थोड़े से 2 गुलाब जामुन और खाओ, अब तो पेट बिल्कुल उसका फूल गया है, फट नहीं वाला है, बस ये बन गया सुपर ऑक्साइड। अब इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? इसी तरीके से ध्यान देना, एस ब्लॉक में रिएक्शन आएगी कि जब हम लिथियम को एयर में हीट करते हैं, एयर का मतलब क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड दोनों ही बनते हैं। लेकिन अगर हम सोडियम को एयर में हीट करते हैं तो डायरेक्ट वो नाइट्राइड फॉर्म नहीं करता है, वो क्या बनाता है? पहले नॉर्मल ऑक्साइड, और अगर हमने एक्सेस में O2 ले ली है, एक्सेस में O2 लेने पर वो बना लेता है पर ऑक्साइड। राइट राइट। तो मुझे बताइए अगर सुपर ऑक्साइड को हम हीट करें तो हीट करने पर क्या होना चाहिए? सुपर ऑक्साइड को अगर हम हीट करें तो हीट करने पर क्या मिलना चाहिए? बताइए।
सुपर ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो सुपर ऑक्साइड को हीट करने पर क्या मिलेगा, पहले पर ऑक्साइड मिल सकता है, और पर ऑक्साइड को अगर आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें नॉर्मल ऑक्साइड मिल सकता है। हाँ, अगर नॉर्मल ऑक्साइड को अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पर, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी से क्या मिलेगा, हमें मेटल मिल जाएगा, साथ में ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक आपकी कहानी किसकी हो गई, हमारी थर्मल स्टेबिलिटी की कहानी पूरी हो गई है, राइट। अब अगली कहानी हम शुरू करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें इसके हम पढ़ तो जरूर है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन हर जगह इसमें थ्योरी लगती नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट कई जगह एक्सेप्शन है, तो इसको एक बार पढ़ने के बाद एक बार फिर से मैं डाटा भी चेक करूंगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि सॉलिड मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इनके बीच में मालूम है कि बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्यों, क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास पास में है। जैसे हमने इसको हीट कराएंगे, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो इनके जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर हो गए, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पर होता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड को आपने और हीट करा तो अब ये मॉलिक्यूल देखिए और दूर दूर हो गए, इतने दूर दूर हो गए, आसमान में पंछियों की तरह उड़ने लग गए, सब क्या होगा, फ्री हो गए, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मिल गई इनको, कहीं भी जा सकते उड़ करके। तो ये क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, ये कहलाते हैं गैस, ठीक है ना, ओके, गैस बन गए। तो लिक्विड को वेपर है गैस में कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। तो जिस टेम्परेचर पर ये होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जिस टेम्परेचर वो मेल्ट होगा उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यह बात दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, ये बात दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि जैसे अगर हमारे पास आइस है, आइस का फार्मूला क्या होता है, H2O। H2O आइस यानी सॉलिड है, आपने इसको हीट करा मेल्ट करा, कितने, 0 डिग्री सेल्सियस पर, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, तो लिक्विड बन गया। अब अगर इसको हम और हीट करें, कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वापस से हमें क्या मिलेगा, H2 की वेपर बन जाएगी। तो अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, अगर हम H2O2 का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी, एटम जुदा जुदा हो जाएंगे, ठीक है ना, वो अकेला हो जाएगा, वो अकेला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग में क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। H2O का फार्मूला सॉलिड में H2O था, और लिक्विड में भी H2O है, और वेपर में भी H2O है। इसका मतलब देखिए आत्मा तो इसकी वही है, H2O, बस क्या बदला, शरीर बदला है, कभी सॉलिड का शरीर ले लिया, कभी लिक्विड का ले लिया, कभी वेपर का ले लिया, इसका मतलब आत्मा मरती नहीं, ठीक है। एक इसमें होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में होता है। थर्मल वाले में क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन में H2O2 अलग अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये बात दिमाग में बैठ गई है। अब बैठ गई तो ध्यान दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट की मोस्टली बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की नहीं। मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता, मेल्ट करना यानी उसको पिघलाना। मुझे बताइए, टेनिस की बॉल आप आसानी से पिघला सकते हो या लेदर बॉल पिघला सकते हो, लेदर बॉल आसानी से मेल्ट होने वाली नहीं है, टेनिस की बॉल जल्दी मेल्ट हो जाएगी, क्यों, टेनिस की बॉल अंदर से खोखली है। हम दूसरे तरीके से कहें, इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें कि टेनिस की बॉल क्या है, लूजली पैक्ड है, बहुत ज्यादा पैकिंग नहीं है। जैसे अगर आपने एक बैग में जब हम बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने बैग में अपने कपड़े जो भी है सब उसमें भरते हैं। अगर आपने कपड़े लत्ते सब ऐसे कैसे भर दिए, ठीक है ना, मम्मी पापा डाटा कि इसमें तो और भी बहुत सारा सामान आ सकता है, तो आपने जो भरा था वो लूज पैकिंग थी, और फिर प्रॉपर वे में लेयर बाय लेयर बना करके आपने उसमें और भी बहुत सारी चीजें भर दी, तो बैग और पैक हो गया, तो उसे क्या कहेंगे हम, क्लोजली पैक। क्लोजली पैक्ड में क्या होता है, वहां पर स्पेस बहुत कम बचती है। तो क्लोज पैकिंग अगर होती है तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लूज पैकिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आप यूं समझिए कि आप 4 फ्रेंड खड़े हुए हो, 5 फ्रेंड खड़े हुए, एक बीच में है, और बीच वाले को चारों ने सबसे घेर रखा है, बिल्कुल पकड़ के रखा है। मैं बोलूंगा क्लोज पैकिंग, तो उसको हटाने के लिए मुझे मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन जो बीच में खड़ा है वो
बाकी जो आपके फ्रेंड है वो दूर दूर खड़े हुए हैं, मैं कहूंगा लूज पैकिंग, तो कहीं से भी अंदर घुसता है तो उसको भगा ले जा सकता हूँ। तो लूज पैकिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे, और क्लोज पैकिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो मेल्टिंग sir. पॉइंट का मतलब क्या है, स्टेट चेंज करना, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। अब आपको मालूम है जैसे कैम्फर यानी कपूर की कहानी आपको मालूम है, कपूर सॉलिड के से बारे में सीधे गैस। बताइए। कपूर कैम्फर ये सॉलिड है, जब हम इसको हीट करते Solid. हैं तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। और वेपर को जब हम कूल करते हैं तो कूल करने पर डायरेक्ट वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में, और वेपर यानी गैस में, और गैस को कूल करने पर डायरेक्ट वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सब्लिमेट कंपाउंड। वो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। कैम्फर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सब्लिमेट कंपाउंड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ ध्यान दें, मेल्टिंग पॉइंट फिर किस किस पर डिपेंड करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल, किस किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स क्या है, पैकिंग पर डिपेंड करेगा, पैकिंग कैसी क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है और लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। लेकिन एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन क्या है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जब हम लिक्विड बनाते हैं इसका तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका मतलब है कि एक काम करिए, आप घर में कांच की बोतल ले लीजिए, कांच की बोतल जो पतला सा कांच हो उसमें आप पूरा पानी भर के रख दीजिए, लाओ ऊपर तक एकदम से, उसको डीप फ्रीज में रख दीजिए, तो क्या होगा, बोतल फूट जाएगी। क्यों फूट जाएगी, क्योंकि जो वाटर जब फ्रीज होगा तो वो एक्सपांड होगा तो जगह ज्यादा घेरेगा तो बोतल बस्ट हो जाएगी। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है उसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसका एक्सेप्शन है कि जब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन आइस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ ध्यान देना कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट में प्रीडोमिनेंटली आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एक्सेप्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। क्रिस्टलाइन कंपाउंड कौन कौन से, जैसे कि हम ले लें सिलिका, कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन नाइट्राइड और नॉर्बिया। ये काफी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होते हैं, इनको छोड़ करके अदरवाइज प्रीडोमिनेंटली आयनिक के लिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कोवेलेंट के लिए मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब यहां पर देखिए, तो मेल्टिंग पॉइंट दो टाइप के कंपाउंड में हमें देखना है, एक तो आयनिक कंपाउंड और दूसरा कौन सा, कोवेलेंट कंपाउंड। फर्स्ट है आयनिक कंपाउंड और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड भी किसके बीच में, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में। और कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। वो वाले कोवेलेंट छोड़ दें, क्रिस्टलाइन वाले, हमसे बात कर रहे हैं नॉन मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलो से दोनों ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल और दूसरा ले लेते हैं नॉन मेटल प्लस मेटल। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन हर जगह नहीं लगता है। आयनिक में मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटाइस एनर्जी, ध्यान देना हर जगह नहीं लगता है। और नॉन मेटल में ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट में आएगा। बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉन मेटल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
वांडरवाल अट्रैक्शन और एक पैकिंग इन पर डिपेंड करता है। इसको अभी हम जस्ट अगले नेक्स्ट आधे घंटे के लेक्चर में उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर क्लोज हो जाएगा, तो अगली मीटिंग के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये वाला यही क्लोज करते हैं।